नमस्कार। अमर उजाला न्यूज़ रूम लाइव से मैं अमित मुदगल। नौतपा शुरू हो चुका है और तापमान चरम पर पहुंच गया है। रिकॉर्ड टूटने लगे हैं, बनने लगे हैं। तो सियासी समर का मिजाज भी कुछ इसी तरह बदल गया है। इस चुनाव के हम आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं। अभी एक चरण का चुनाव शेष रह गया है। इस आखिरी चरण के चुनाव पर भी पूर्वांचल की पैनी निगाह है, चूंकि ये पूरा चरण पूर्वांचल में होना है। छठा और सातवां दोनों चरण का चुनाव पूर्वांचल में है और पूर्वांचल के अखाड़े में कैसा परिणाम रहेगा, कैसा मिजाज रहेगा, कैसा सियासी समर रहेगा, इस पर हम दिग्गजों से बात करेंगे, चुनावी विश्लेषकों से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी से हैं दीपक रंजन जी और कांग्रेस से हैं उरुषा राणा जी। उरुषा जी, आपसे शुरू करते हैं, चूंकि लेडीज फर्स्ट और आखिर में ये चुनाव भी अपने अंतिम चरणों में आ रहा है। तो कांग्रेस इस पूर्वांचल के अखाड़े में अपने आप को कहां खड़ा पाती है और क्या तैयारियों के साथ वो इस चुनाव में है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो लाई है और जो वादे किए हैं, आप तेलंगाना में भी हमारी सरकार है, जहाँ-जहाँ हमारी सरकार है, हमने जो भी वादे किए पहली बात उसको हमने पूरा किया। आज जो आवाम है वो इसलिए आवाम को सिर्फ धोखा मिला, बेरोज़गारी मिली, तो आवाम भी अब नाखुश है। 2 बार उन्होंने मौका दिया बीजेपी को, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला। जहाँ पकौड़े तलवा दिए, थालियाँ बजवा दी, बताइए आवाम से, तो उस हुकूमत के लिए आप क्या कहेंगे? और सिर्फ ज़हर घोलने का काम किया, जो कि मेरे यहाँ सभी भाई बड़े बैठे हुए हैं, है ना? सिर्फ उन्होंने पूरे माशरे में ज़हर घोलने का काम किया है। अज़ीम शाकरी का शेर है, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और ज़हर से भी। तो उन्हीं ने सिर्फ़ ज़हर घोलने का काम किया, कभी मंदिर मस्जिद ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान कर देते हैं, तो देखिए इससे कभी किसी का पेट नहीं भरा है। आवाम को हमको रोज़गार चाहिए, है ना? हमको सुरक्षा चाहिए, जो कि ये फ़ेल हो गई सरकार, ये नहीं दे सके। आखिरी चरण के चुनाव में 13 सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खाता पिछली बार नहीं खुला था। जी। इस बार क्या उम्मीद है और क्या रणनीति है? कैसे आप मानती हैं कि कांग्रेस इस बार आगे बढ़ेगी? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर वो आदमी जीते या हर बार कोई आदमी हारे। हाँ, हम मानते हैं कि पिछले बार हमारा अच्छा वो नहीं रहा, लेकिन अब की बार जो देख रहे हैं आप कि आवाम थक चुकी है। हम बेरोज़गारी पे बात कर रहे हैं, हम किसानों पे बात कर रहे हैं, हम गरीबी पे बात कर रहे हैं। तो हम उस पे जीतेंगे और एक अच्छा मतलब रिज़ल्ट आएगा। आप पूर्वांचल की बात कर रहे दुबे हैं। जी, कभी पत्थर से मारते हैं, कभी जहर से मारते हैं। धार्मिक सवाल है, जज्बातों का सवाल है। तो भाजपा क्या परफॉर्मेंस इस पूर्वांचल में करने जा रही है? नहीं, देखिए, इन्होंने ज़हर की बात की। अहमद फराज का एक शेर है, कांग्रेस के लिए बड़ा मुफीद बैठता है कि वो अगर ज़हर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता। वो अगर ज़हर देता तो दुनिया की निगाहों में आ जाता, सो उसने ये किया कि वक़्त पर दवा न दी। जब इस देश को गरीबों को मकान की ज़रूरत थी, शौचालय की ज़रूरत थी, गैस कनेक्शन की ज़रूरत थी, उज्ज्वला स्वास्थ्य के लिए बीमा की ज़रूरत थी, हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी, तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। 50 करोड़ लोगों के बैंक में खाते अगर खुले हैं, तो वो भी हमारी सरकार में खुले। तो समाज में ज़हर बोने का काम कश्मीर से लेकर पंजाब तक में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किसने किया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़हर लेके खुद घूमा करते थे कटोरे में, आज जनता ने उनको कटोरा पकड़ा दिया, तो उनको तकलीफ हो रही है। देखिए, पूर्वांचल की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अभी डिंपल यादव और प्रियंका गांधी एक रोड शो करने जा रही थी वहाँ पे। 4 किलोमीटर का रोड शो था, आधा छोड़ के बीच में ही भाग गए, क्योंकि भीड़ ही नहीं आ पाई। हिम्मत नहीं पड़ी रोड शो को आगे बढ़ाने की। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वह इलाका रहा, जो विकास से अछूता रहा। सारा विकास, कहते हैं ना कि यहाँ तक आते-आते सूख गई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो ये जो पानी ठहर जाता था, जो पूर्वांचल तक नहीं पहुँचता था, उसको अगर पूर्वांचल तक पहुँचाया, लोगों की प्यास बुझाई, तो भाजपा ने बुझाई। और मैं आपको बताऊँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हो, मिर्ज़ापुर में हो, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, गोरखपुर में एम्स हो,
या बनारस गोरखपुर हाईवे हो, तमाम चीजें, आप गाजीपुर में चले जाइए, जो 61 साल से जिस रेलवे ब्रिज की बात मांग चल रही थी वो हमारी सरकार में पूरी हुई। आज दिल्ली और हावड़ा के लिए वो बाईपास रूट बन रहा है, तमाम कार्य हुए हैं। लेकिन जिन लोगों की आंखों पर सिर्फ विरोध का चश्मा चढ़ा हुआ है, उन लोगों को कुछ नहीं दिखता। और एक चीज और कह दूं कि पहले चरण से पहले जो विपक्ष मस्त था ना, वो दूसरे तीसरे चरण में पस्त हो गया, चौथे चरण में ध्वस्त हो गया, पांचवें में पंचर हो गया, सातवें में समाप्त हो जाएगा। और 4 जून को इनकी अंत्येष्टि हो जाएगी। 4 जून को भाजपा होगी 400 पार, इनके यहाँ होगी हाहाकार। भाजपा होगी 400 पार, इनके यहाँ होगी जूतम पैजार। भाजपा होगी 400 पार और इनके यहाँ गाली गुस्सा और गुबार। और एक आखिरी चीज कह दूं कि ये जो 2 शहजादे घूम रहे थे ना नशे में, उनके लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, उसने डुबोया और मैं उभरता चला गया। तो ये उनकी स्थिति है कि ये वो लोग हैं जिनका नशा जनता ने उतार दिया। नशे में शहजादे, डिंपल प्रियंका मैदान छोड़ गए बीच से, उनका ये सिलसिला चलता रहेगा या कोई माकूल जवाब समाजवादी पार्टी इसका दे पाएगी? रंजन जी, देखिए अमित जी, सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि बड़े अच्छे अच्छे शायर प्रवक्ता भी हैं। अगली बार मैं समझता हूँ अमर उजाला को एक मुशायरा भी यहाँ पर जो आयोजित करना पड़ेगा। ये सब बातें सुनने में तो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से शेर पढ़ रहे थे, सुनने में ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बट देश के हालात जो आज की तारीख में है वो बद से बदतर हो चुके हैं। पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है। दूसरे तीसरे चरण में जनता का गुबार, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ है और हम समझते हैं 7वां चरण आते आते जनता का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे होगा। आज हिंदुस्तान इनसे काम के आधार पर इनको वोट देना चाहता है, लेकिन काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जब हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, महान जनता इनसे काम के आधार पर वोट देना चाहती है तो ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। आज की तारीख में हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो पर्चा लीक प्रदेश हो गया। और साथ ही साथ मुझे सुन करके आनंद भाई की बात बड़ी अच्छी लगी कि मुझे लगता है कि डिम्पल जी के और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के रोड शो में हमें लगता है शायद ये उपस्थित थे। ये गए होंगे, हो सकता है कि शायद ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए गए हो, इनको मौका ना मिला हो, पार्टी नहीं ज्वाइन कर पाई है उस दिन। लेकिन मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से, आपके डिबेट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों की आवश्यकता है समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, वरना इतनी बखूबी जानकारी हमें लगता है कि आपको नहीं रही होगी कि कितने लोग वहां पर थे, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग नहीं उपस्थित थे। तो मैं इनको न्योता देता हूं कि अगर ये वहां पे ज्वाइन करने गए थे, नहीं ज्वाइन कर पाए, कोई बात नहीं, आप आओ 4 जून के बाद। वैसे भी आपके लोग जो है कहीं दिखेंगे नहीं। और आप जिन शहजादों की बात कर रहे हो ना, ये 2 शाह शहनशाह जो है ना, ये लोग कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे ये दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा। जी दुबे जी, देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा न्योता मुझे दिया है। काश यही न्योता इन्होंने अपने घर की बहू को दे दिया होता तो उसको हमारे आने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सम्मान, मान सम्मान चाचा जी को दिया होता तो बेचारे दर-दर की ठोकर ना खानी पड़ती फिर वापस में आए। और पिताजी तो यहाँ तक कह के चले गए कि भैया ये हमरे नहीं हुए, दूसरे कहाँ से होंगे, दूसरों को न्योता बांट रहे। गजब हाल है भैया। बड़ा आरोप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात अगर परिवार की होगी तो आनंद भाई शायद डिबेट छोड़ करके चल जाएंगे अगर मैं परिवार पे आ जाऊंगा तो। अगर ये परिवार की बात करेंगे तो किसने रोका है इनके प्रधानमंत्री जी को परिवार बढ़ाने के लिए? अरे बढ़ाएं अपना परिवार, किसी ने रोका है? और भैया 140 करोड़ का परिवार है, आपकी तरह संकुचित दृष्टिकोण थोड़े ना है। अच्छा, तो पेपर लीक जिन्होंने किया, 140 करोड़ परिवार है। जो सालवर गैंग वाले इनके परिवार के, उज्जवल रवन्ना, जितने घोटाले वाले हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, तो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है भाई। कितने ज्यादा गायत्री प्रजापति से लेकर तमाम साहब सिंह यादव से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ, जिनके लिए आप हाईकोर्ट तक चले जाते हैं, जिनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? वही परिवार है आपका। एक मिनट, देखिए पहली बात तो इन्हीं ने जो शेर पढ़ा जहर वाला, तो एक शेर ये भी है, वो मेरे पापा ही का है। क्योंकि कोरोना में जो दवा निकली थी, उस दवा का क्या हुआ, क्या असर हुआ, ये आप खुद ही देख रहे हैं, जो घोटाला इन्होंने किया वैक्सीन को लेके। तो शेर ये है, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, मर्ज फैल चुका है तो फिर दवा निकली है। तो मैं यही कहूँगी कि इस सरकार ने क्या नहीं किया। महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बची कहाँ हैं इनसे? रेवन्ना को ले लिए, बृजभूषण को ले लिए, उन्नाव का जो वो है, क्या नाम है उनका, हाँ, कुलदीप सेंगर को ले लिए। तो कोई ऐसा एक, हम कहते हैं इनके तो सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, तो हम इंसाफ किसके गुहार किससे करेंगे? जब सारे मंत्री भ्रष्ट हैं तो हम किससे इंसाफ की गुहार करेंगे? मर्ज फैल गया
तब दवा निकली है। ये दवा और दुआ अगले चरण में किसके काम आएगी, बात करेंगे हम बहुजन समाज पार्टी को बहुत नज़दीक से और पैनी नज़र से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार अजीत बिसारिया जी से। बसपा इस पूरे सीन में बिल्कुल अलग खड़ी थी पिछले चुनाव में। आखिरी के इन 2 चरणों में बसपा के पास 6 सीटें थी, उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इस चुनाव में बसपा कहां स्टैंड कर रही है, अजीत जी? देखिए अमित जी, जहाँ तक बसपा की बात है, इस चुनाव में बसपा की जो भूमिका है उसके 2 पक्ष हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। इन दोनों पक्षों पर यहाँ बात कहना जरूरी है। पहली सकारात्मक जो पक्ष है वो बसपा का ये है कि हर राजनीतिक दल जो मुख्य है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, वो ये चाहता है कि बसपा किसी भी तरह से किसी ना किसी रूप में उनके पाले में रहे। इंडिया गठबंधन ने इसके लिए प्रयास किया। राहुल गांधी ने तो सार्वजनिक मंच से भी कहा हम मायावती को अपने साथ लाना चाहते हैं। भाजपा के बारे में भी हम लोग, एनडीए गठबंधन के बारे में भी हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बसपा को अपने पक्ष में रखने की उनकी रणनीति रहती है। और दोनों दल ये चाहते हैं कि दोनों गठबंधन, जो मुख्य गठबंधन है, वो ये चाहते हैं बसपा किसी के पक्ष में ना रहे। अगर हमारे पक्ष में ना रहे तो किसी के पक्ष में ना रहे। लेकिन बसपा कहती है कि तो हम एकला चलो हैं, हम तो किसी के पक्ष में नहीं है, हम अपनी मैं वहीं आ रहा हूं। बसपा ने इसी रणनीति पे अपनाया है कि ना हम इस तरफ हैं ना हम उस तरफ हैं, और वो अकेले चल रही है। ये बसपा का जो सबसे ज्यादा सकारात्मक पक्ष यह है इस चुनाव में, जो हमको इस छठे चरण में भी देखने को मिला, जो हमारे साथियों की रिपोर्ट्स आई, और 7वें चरण से भी हमको उसी तरीके की संभावना नजर आ रही है कि बसपा का जो 10 से 12% वोट है, दलित वोट, वो इस चुनाव में भी अंगद के पांव की तरह बसपा के साथ खड़ा है। और यही बसपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही दिखाता है कि भारतीय राजनीति में आने वाले समय में भी मायावती जी का ये जो 12% का चंक उनके साथ है, ये उनके महत्व को इसी तरीके से बनाए रखेगा। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि बसपा का जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि 1-2 सीटों को छोड़ दें तो बसपा छठे और 7वें चरण में, जैसा आपने भी जाना कि ये 6 सीटें बसपा के पास थी छठे और 7वें चरण में, छठे चरण में 4 और 7वें चरण में 2 सीटें, लेकिन इस चरण में बसपा कहीं भी फाइट में नहीं दिख रही है। ये उसका नकारात्मक पक्ष है। और जो एक उसका दलित वोट है, जो खासकर 12% के अलावा जो और दलित हैं, क्योंकि दलित हमारे यहाँ 21% हैं, जो 10% और दलित हैं, उन मतों में बिखराव है, तो ये बसपा के लिए एक नकारात्मक बात है। इन चरण के 2 चुनावों में कई वीआईपी सीटें भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी है, तो अन्य कई सीटें भी हैं, चाहे मिर्जापुर की सीट हो, गोरखपुर भी इस कड़ी में आता है। हम महेंद्र जी से जानेंगे कि इन सीटों का क्या मिजाज है और इनका चुनाव कैसा साबित हो रहा है। जी महेंद्र तिवारी जी। पूर्वांचल की जो 27 सीटें हैं उसमें एक समग्रता में अगर हम बात करें तो जो 2014 का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा गठबंधन को केवल 1 सीट 27 में गई थी, 26 सीटें जीती थी। जो पिछला चुनाव 2019 का हुआ उसमें बीजेपी को 9 सीटें गई, बीजेपी के खिलाफ में 9 सीटें गई, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन, अपना दल, इन लोगों ने जीता। इस बार का जो चुनाव है, बसपा जो 6 सीटें बसपा जीती थी, बसपा जीतने की लड़ाई में बहुत मुश्किल से कहीं दिख रही है। वो कहीं तिकोना बना रही है और कहीं उनके वोट बिखर रहे हैं। तो वो उन 6 सीट का कहाँ आ जा रही हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन 6 सीटों पर वो नंबर इधर से उधर कुछ होंगे, एक बात तो ये है। दूसरा रही बनारस की बात, बनारस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी के सामने है, वहाँ लड़ाई लगातार दिख रही है कि गैप बढ़ रहा है, तो वो कितना गैप को मेंटेन कर पाते हैं। हमें लगता है कि बनारस की लड़ाई तो इस पर केंद्रित हो रही है। अनुप्रिया पटेल की लड़ाई कठिन लड़ाई है। उनको जिस तरह के पिछली बार 2 चुनाव थे उससे थोड़ा कठिन हुई है। राजा भैया का फैक्टर वहाँ है, उनके लोग, खैर राजा भैया अभी तक नहीं गए हैं वहाँ पर, लेकिन उनके लोग उनके खिलाफ में खड़े हो गए उनके बयान को लेकर के। गोरखपुर में अच्छी लड़ाई हो रही है, लेकिन गोरखपुर की लड़ाई बीजेपी फिलहाल अपर हैंड दिख रही है। तो जो मुख्य सीटें ये हैं उनकी ये स्थिति है, लेकिन जो पूरे पूर्वांचल का मिजाज है, अभी 13 सीटों के चुनाव बाकी हैं, तो उन पर अगर आप देखिए तो इन 27 में से इन 13 सीटों के चुनाव जहां बाकी हैं उनमें बीजेपी के पास में जो सीटें थी उसकी पूरी कोशिश ये है, उन्होंने अलग अलग सीट की जो रणनीति बनाई है कि हम उसको गेन करें किसी तरीके से। इस बार जो बसों का बिखराव है वो कितना बिखराव होता है
और उसका कितना लाभ लोग पाते हैं, इस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। प्रियंका और डिंपल के रोड शो में बताते हैं खूब भीड़ उमड़ी, तो क्या ये भीड़ भी कुछ मिजाज बता रही है या ये केवल सतही दृश्य है, अंडर करंट कुछ और है? जो रोड शो किए इसीलिए जाते हैं कि जो फ्लोटिंग वोटर हैं, फ्लोटिंग वोटर का मिजाज बदलने के लिए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये किए जाते हैं। ये कितना वहाँ फील्ड में प्रभावी रहे हैं, इस पर फ्लोटिंग वोटर पर डिपेंड करता है। करीब 10 से 12% फ्लोटिंग वोटर हैं और इस बार के चुनाव में इन फ्लोटिंग वोटर का बहुत महत्व है। सभी पार्टियों का पूरा जोर इन फ्लोटिंग वोटर पर है। जैसे जैसे हम आखिरी चरण में जा रहे हैं, तमाम चीजें बदल रही हैं। शुरुआती मुद्दे, शुरुआती बात कुछ और थी। अरुषा जी से पूछते हैं कि कांग्रेस इस आखिरी चरण में क्या अपनी तैयारियों को, क्या अपने दावों को, क्या अपने मुद्दों को धरातल पर उतारने के लिए वोटरों को जोड़ पाएगी, या यह केवल धरातल पर न होकर केवल ऊपरी सतह पर दिखने वाला नजारा रहेगा? जी अरुषा जी, क्या है इस चुनाव में, क्या मुद्दों की ये लड़ाई आप आखिर तक ले जाएंगे, या मुद्दे जैसे जैसे बदलते गए उसी हिसाब से आखिरी चरण तक ये बदलाव सामने आएगा? देखिए, आपने देखा कि जब से राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की थी, है ना, उससे क्या असर पड़ा पूरे देश में, है ना। और राहुल गांधी माहिर मेरे ख्याल से ऐसे नेता हैं जो सच बात करते हैं और हक की बात करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि डरो मत, तो लाजमी है हम आवाम से भी यही कहते हैं कि इसमें डरने की बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं आवाम कहाँ जा रही है, आवाम का वोट कहाँ जा रहा है। आवाम पूरी कांग्रेस गठबंधन के साथ है, क्योंकि आवाम थक चुकी है इनके झूठ से, इनके धोखे से, इनकी मक्कारी से। तो आवाम को क्या चाहिए? हम पहले भी बोले कि उनको नौकरियां चाहिए, उनको बेरोजगारी हटे। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा कहीं से भी नहीं है। तो हमें यही सब चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटी है कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। मुस्लिमों को आरक्षण देने न देने का मुद्दा सियासी फिजा में बहुत तेजी से तैरा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो बात है कि आप बीजेपी को ले लीजिए कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, जैसे अभी अमित शाह जी ने बोला कि हम आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे मुसलमानों का, ये करेंगे वो करेंगे, कभी मंदिर ले आते हैं, कभी मस्जिद ले आते हैं। लेकिन आवाम अब समझ चुकी है कि इससे किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ देश बर्बाद हुआ है। दुबे जी, अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिमों पर फोकस। देखिए, इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम करते नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम होने नहीं देते। ये करना चाहते, हम होने नहीं देते। अब इन्होंने कहा, सुन लीजिए पूरी बात। इन्होंने कहा कि हम मुद्दों की बात, अरे भाई अपना मैनिफेस्टो पढ़िए ना। आपने उसमें पहली लाइन लिखी है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में मुसलमानों का पर्सनल कानून चलता रहे। पर्सनल कानून मतलब क्या? शरिया लाएंगे, तालिबानी शासन लाएंगे? तो लीजिए, सीआरपीसी में भी लीजिए, आईपीसी में भी लीजिए, फिर पूरा का पूरा ले लीजिए, आधा अधूरा क्यों ले रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आप आइए, फिर इन्होंने कहा हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, मेजोरिटिज्म के खिलाफ। ये इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। फिर इन्होंने लिखा है कि हम मुसलमान जो छात्र हैं उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये क्या है? और ये सिर्फ लिखा नहीं है, मनमोहन सिंह बोल चुके हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राहुल गांधी अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। और छोड़िए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 2012 में 4.5% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन कांग्रेस पार्टी ने जारी किया। और चुनाव आयोग ने, चूंकि 2012 में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव थे, तो चुनाव आयोग ने उसको लागू नहीं होने दिया। 4.5% मुसलमानों के लिए आरक्षण या ऑल इंडिया बेसिस पर कांग्रेस पार्टी लागू कर चुकी थी। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप करते हैं। नहीं, ये तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन पूछिए, ममता बनर्जी ने 65 मुस्लिम जातियों को ओबीसी बना दिया और 7 केवल हिंदू जोड़े। 2011 के बाद जो 71 जातियां जुड़ी हैं ओबीसी में, देखिए, हम हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। और ये हिंदू मुसलमान ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गलगलाने का, बौखलानी, इससे साफ पता चल रहा है कि बौखलाहट बता रही है कि ये बुरी तरह हारने जा रही है बीजेपी। कभी भी नहीं, पाकिस्तान के पक्ष में वो तो सेकुलर पार्टी है, उसने तो हमेशा क्यों खड़ी हो जाती है? मुस्लिम लीग का साथ किसने दिया है? गलत बात। इनको जानकारी का अभाव है। 12 दिसंबर 1941 को पश्चिम बंगाल में जो बात चली है जिन्ना की कब्र से लेकर सियासी मुद्दों पर, चूमने गए थे। बाबा कौन? आपके दादाजी कौन है? वो चूमने बताइए। वो
बाबर आपके पूर्वज हैं। चलिए। आप बताइए। माहौल जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, माहौल भी गर्म है, अपने अपने मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आखिरी चरण आते आते ये पारा अभी और बढ़ेगा। अभी कुछ और नए मुद्दे सामने आएंगे, कुछ चुनावी तुणीर से कुछ और तीर निकलेंगे और 4 जून आते आते कई चीजें बदलेंगी। आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com से। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।